हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फंक्शंस ऑफ वेलफेयर स्टेट। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इससे पिछली वीडियो मैंने बनाई थी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वेलफेयर स्टेट, उसके बाद मैंने वीडियो बनाई थी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेलफेयर स्टेट और अब मैं बना रहा हूँ फंक्शंस ऑफ वेलफेयर स्टेट। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। दाउ इट इज very difficult to prepare a fixed list of the functions of a welfare state, yet सम ऑफ दीज फंक्शंस आर डिस्कस्ड एज अंडर। हमें ये पता है कि भाई वेलफेयर फंक्शन स्टेट के इतने ज्यादा हैं कि उनकी लिस्ट बनानी काफी मुश्किल है, मगर उन फंक्शंस में से कुछ फंक्शंस हम नीचे डिस्कस करेंगे और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। समझिए बात, जितने लॉन्ग क्वेश्चन में आपको जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा उतने ही पॉइंट आपने लिखने हैं, मगर फंक्शंस ऑफ वेलफेयर स्टेट आएगा तो मीनिंग और डेफिनेशन लिखना ही लिखना है, क्योंकि उससे काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा टीचर के ऊपर। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। The first and foremost duty of the state is to protect the life and property of the individual. सबसे मेन जो वेलफेयर स्टेट का मेन फंक्शन होता है, मेन काम होता है कि वो अपने लोगों की लाइफ एंड प्रॉपर्टी को जो है प्रोटेक्ट करे। समझ की बात। एरिस्टोटल इज ऑफ द व्यू दैट द स्टेट हैज कम इनटू बीइंग फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ। एरिस्टोटल का ये मानना है कि स्टेट आई क्यों, स्टेट आई इसलिए ताकि ऐसा कंड्यूसिव एनवायरमेंट क्रिएट कर सके ताकि लाइफ एंड प्रॉपर्टी को जो है इंडिविजुअल की लाइफ एंड प्रॉपर्टी को सेव किया जा सके, उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। इफ द इंडिविजुअल इज वरीड अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ हिज और हर लाइफ, ही और शी विल नॉट बी एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस। अगर हर एक बार आपको डर मचा रहेगा, पता नहीं मुझे कोई मार दे, मेरी कोई प्रॉपर्टी छीन के ले जाए, आपको लाइफ और प्रॉपर्टी का डर रहेगा, तो आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। दस, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल, the first important concern of the state should be the protection of the life and property of the citizen। तो इसी वजह से अगर आपने प्रोग्रेस करना है, अगर इंडिविजुअल ने प्रोग्रेस करना है, तो सरकार को, स्टेट को क्या करना पड़ेगा? लाइफ एंड प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, आपकी जिंदगी की और आपकी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करेगी, तभी आप अच्छे से इंजॉय कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेजन। जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वही प्रोटेक्ट करती है हमें कि बाहर से कोई हमला ना कर दे। समझ गए बात। इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स एग्जिस्टेंस, द स्टेट हैज टू प्रोटेक्ट इट्स एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। अगर स्टेट को मेंटेन रखना है, अपने आप को खत्म नहीं होना, तो उसे अपनी एक्सटर्नल सॉवरेनिटी को मेंटेन करना पड़ेगा ताकि बाहर से कोई हमले वगैरह करके जो हमारा स्टेट है उसे खत्म ही ना कर दे। ठीक है। इट इफ अ स्टेट फेल्स टू डू सो, इट लूजेस इट्स आइडेंटिटी। अगर सरकार बाहर से, सरकार मतलब स्टेट, अगर बाहर से कोई भी आ रहा है, उसके इन्वेजन को नहीं रोक पाएगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा उस स्टेट की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी। इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, द स्टेट हैज टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी। इस वजह से हर एक स्टेट एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाती है ताकि एक्सटर्नल इन्वेजन्स को रोका जा सके। द स्टेट which is unable to protect itself from internal and external threats shall not be able to protect the life, liberty and property of the citizen। अब अगर कोई भी ऐसी स्टेट है जो अपने आप को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रही, एक्सटर्नल थ्रेट है या इंटरनल थ्रेट है, इंटरनल रिवोल्ट हो जा रहे हैं, तो अगर ऐसी सिचुएशन रहेगी तो वो किस तरीके से लोगों की लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगी? नहीं प्रोटेक्ट कर पाएगी। तो एक स्ट्रॉन्ग स्टेट वो स्टेट है जो अपने पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी रखती है ताकि वो इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं उनको कंट्रोल कर सके। थर्ड पॉइंट आ जाता है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। वेरी इंपॉर्टेंट। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्टेट इज द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। कोई भी वेलफेयर स्टेट, क्या इवन कोई नॉन वेलफेयर स्टेट भी है, वो भी चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। The state makes adequate arrangements for curtailing crimes, punishing the criminals, and for the protection of the life and property of its citizens। तो स्टेट क्या करती है? एडिक्वेट अरेंजमेंट्स बनाती है। अरेंजमेंट मतलब पुलिस बना दी, जुडिशरी बना दी, रूल्स रेगुलेशंस, कानून बना दिया ताकि क्राइम को कर्टेल, क्राइम को रोका जा सके और क्रिमिनल्स को पनिश कर किया जा सके, ताकि वो लोग जो आम लोग हैं वो अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से बिता सकें। ठीक है। द स्टेट मेक्स प्रोविजंस of police and courts to apprehend culprits and to punish them. Otherwise, the principle of might is right shall prevail, and the poor, weak, and downtrodden shall not feel themselves protected। स्टेट ने क्या किया है? प्रोविजंस रखी हैं, जैसे पुलिस
का डिपार्टमेंट खोला हुआ है, कोर्ट्स खोली हुई हैं, ताकि जो कल्प्रिट्स हैं, जो रॉन्ग डूअर्स हैं, जो बुरा काम करते हैं, उनको पनिश किया जा सके। अगर बुरे लोगों को पनिश नहीं किया, जिन्होंने क्राइम किया उनको पनिश नहीं किया, तो वो अपनी मनमर्जी करते रहेंगे और माइट इज राइट का प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा कि जिसके पास जोर है, जिसके पास बंदूक है, उसी की चलेगी। तो ऐसे केसेस में जो पुअर पीपल हैं, वीक पीपल हैं, या डाउन ट्रोडन जो लो लेवल के लोग हैं, मतलब इकोनॉमिकली, उनके ऊपर तो जुल्म ही होता रहेगा, उनकी जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है टू मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। जो वेलफेयर स्टेट्स हैं उनका ये भी एक काम है कि बाकी जो कंट्रीज हैं उनके साथ एक अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन करके रखना। नो स्टेट कैन अफोर्ड टू लिव इन आइसोलेशन। कोई भी स्टेट आजकल के टाइम पे अकेले नहीं जी सकती। आइसोलेशन मतलब अकेले में कैसे जिएगी। दस, each state has to establish its diplomatic relations with other states। इस वजह से हर एक स्टेट को बोल बोल के गला बैठ गया, इसलिए हर एक स्टेट को एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बाकी कंट्रीज के साथ, एक अच्छे रिलेशंस। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज कैरिड ऑन विद फॉरेन स्टेट्स। अब हर एक जो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, ट्रेड करते हो, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ करता है, तो वो तो जरूरी है आजकल के टाइम पे, क्योंकि हर एक कंट्री हर एक चीज नहीं उगा सकता। अच्छे रिलेशंस होंगे तो ये आसान हो जाएगा। द डिप्लोमेटिक रिलेशंस अमंग वेरियस स्टेट्स इज अ रिक्वेस्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस। अगर हमने इंटरनेशनल पीस बना के रखनी है तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन तो करना ही पड़ेगा। thus each state establishes diplomatic relations with other states, sends and receives ambassadors, and uh, and from sends and receives ambassador to and from other फॉरेन स्टेट। सिंपल वर्ड्स में इस वजह से जो स्टेट्स हैं वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना के रखती हैं बाकी स्टेट से, और इससे क्या होता है, अपने एम्बेसडर्स को भेजती हैं और उनके एम्बेसडर्स को रिसीव करती हैं और अपने कंट्री में रखती हैं, ताकि जो भी काम हो सके बिटवीन द कंट्रीज वो एम्बेसडर्स के थ्रू अच्छे तरीके से हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। Another important function of state is to organize an appropriate judicial system in the country and to provide free and impartial justice to its citizen। ये भी एक मेन वेलफेयर फंक्शन है कि स्टेट के अंदर एक अच्छा जुडिशियल सिस्टम हो, ठीक है, अच्छी जुडिशरी हो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, इम्पार्शियल जुडिशरी हो, ताकि जो सिटीजन है उनको जो है उनका जायज हक मिल सके, जो भी उनको उनका क्या कहते हैं, जो मतलब उनके साथ बुरा ना हो पाए, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है। दैट स्टेट इज कंसिडर्ड as the best state which makes available an impartial justice to its people whether high or low, rich or poor। तो वही स्टेट बेस्ट मानी जाती है जो अपने लोगों को बेस्ट जस्टिस देती है, न्याय देती है, उनको उनका कानूनी हक देती है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, या हाई है या लो है, कुछ भी है, वो उनका स्टेटस नहीं देखा जाएगा, उनको मतलब जस्टिस मिलेगा, उनको मतलब न्याय मिलेगा, उनको मतलब उनके साथ कोई बुरा नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट एंड impartial judiciary is a requisite of a modern state। एक मॉडर्न वेलफेयर स्टेट में एक प्री रिक्विसाइट है, प्री कंडीशन है कि भाई जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और इम्पार्शियल। अगर इम्पार्शियल नहीं होगी फिर तो अमीरों के फेवर में ही जाती रहेगी, इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतनी ज्यादा होगी। समझ की बात। In the event of the absence of judicial system, the people would resort to non-judicial and violent methods to resolve their disputes, and thus the weak will not be able to get justice। अगर judicial system अच्छा नहीं है तो लोग judicial तरीके नहीं अपना पाएंगे। लोग क्या करेंगे, नॉन जुडिशियल तरीकों से, वॉयलेंट तरीकों से, मार कुटाई से, या फिर लड़ाई झगड़े से, वॉयलेंस से अपने आप को मतलब जस्टिस दिलवाने की कोशिश करेंगे। और जो लोग गरीब हैं वो तो ये कर ही नहीं पाएंगे, तो गरीबों को तो कभी जस्टिस मिलेगा ही नहीं। अमीर तो अपने आप को जस्टिस ले लेगा डंडे के जोर पे और बंदूक के जोर पे, मगर गरीब को जस्टिस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ना ही उसके पास डंडा चलाने का टाइम है और ना ही उसके पास बंदूक खरीदने के पैसे हैं। तो एक अच्छा जुडिशियल सिस्टम होना चाहिए जिसमें सब बराबर हो और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो। नेक्स्ट आ जाता है स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का स्प्रेड होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम तो पिछली सोच के रह जाएंगे। समझ के बात। इन द पास्ट द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन वाज नॉट अ कंसर्न ऑफ द स्टेट। पुराने जमाने में, जो पुराने कई सदियों की बात कर रहा हूँ, उसमें एजुकेशन को स्प्रेड करना जो स्टेट का कोई मेन काम नहीं होता था। देन दिस ड्यूटी वाज परफॉर्म्ड बाय द ऑटोनॉमस रिलीजियस बॉडीज। तो ये ड्यूटी, एजुकेशन फैलाने की ड्यूटी किसकी थी, जो रिलीजियस हेड्स होते थे वो रिलीजियस टीचिंग्स देते थे और उसी को एजुकेशन माना जाता था। बट अंडर द कंटेम्प्रेरी कंडीशंस
द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग द पीपल हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द वेलफेयर स्टेट या स्टेट। तो आजकल की सिचुएशन के हिसाब से देखें तो एजुकेशन को फैलाना, एजुकेशन को बढ़ावा देना आजकल की स्टेट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। ये एक नेसेसरी कंडीशन है जिसके बगैर काम नहीं चलेगा। अगर सारा देश ही अनपढ़ होगा, कंट्री अनपढ़ होगी तो काम कैसे करेगी? इट इज सो बिकॉज एन एजुकेटेड सिटीजन आना था, एजुकेटेड सिटीजन आना था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बिकॉज एन एजुकेटेड citizen can contribute in a big way towards raising the efficiency of the state administration and for its other achievements। तो सिंपल वर्ड्स में एजुकेटेड बंदा होगा तो वो अपने देश के लिए ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा। हमें बाहर से एजुकेटेड लाके बंदे काम नहीं करवाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आप अरब कंट्रीज में देख लो, सऊदी अरब वगैरह में देख लो, वहां पे जो लोग हैं वो पढ़ने पे कम फोकस है और मतलब ऐश पे ज्यादा फोकस है, पढ़ते कम है और ऐश प्रस्ती ज्यादा करते हैं। इस वजह से अरब कंट्रीज को और सऊदी अरब को मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से एक्सपर्ट बंदे मंगाने पड़ते हैं और अपना काम कराना पड़ता है। मगर अब इन कंट्रीज में भी, इन कंट्रीज को भी अकल आ गई है, ये भी अपने एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करना चाहते हैं ताकि जो पैसा इनके कंट्री से बाहर जा रहा है, जो फॉरेनर्स को ये जॉब्स दे दे के मतलब पैसे दे के काम करा रहे हैं, ये अपने बंदों से कराएंगे तो वो पैसा कंट्री में ही घूमता रहेगा। समझ की बात? To achieve this objective, the contemporary state establishes schools, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। तो एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए जो आजकल की स्टेट्स हैं वो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड अदर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को खोलती हैं। टुडे द स्टेट प्रोवाइड्स वेरियस टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज to the students to get education and make provisions to provide free and compulsory education to the poor and deserving students। तो स्टेट प्रोवाइड्स करती है वेरियस फैसिलिटीज स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन ले सकें। और फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है अप टू 8th क्लास इंडिया में, ये तो आपको पता ही है कि सरकारी स्कूलों में आपसे फीस नहीं ली जाएगी। अप टू 8th क्लास आपको फैसिलिटीज दी जाएंगी। और जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको स्कूल यूनिफॉर्म्स एंड वो क्या कहते हैं जो बुक्स वगैरह हैं वो भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। द कंटेम्प्रेरी स्टेट ऑल्सो मेक्स अरेंजमेंट फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिटीजन। जो कंटेम्प्रेरी स्टेट्स हैं, आजकल की स्टेट्स हैं, वो ये देखती हैं कि जो इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फैसिलिटीज ऑफ ओल्ड एज पेंशन दी जाती हैं, ठीक है, सब्सिस्टेंस अलाउंस टू द क्रिपल्ड एंड अनएम्प्लॉयड, जो वेले बैठे हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी इसको कह सकते हैं। पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सर्विस एटसेट्रा आर ऑल्सो ग्रांटेड बाय द स्टेट। तो स्टेट क्या करती है, हमारी सोशल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ वेलफेयर फंक्शंस करती है जिससे हमारी जो मतलब लाइफ है वो कंफर्टेबल हो जाए। ठीक है, अब फॉरेन कंट्रीज में तो ये जो अलाउंसेस देते हैं ये बहुत ज्यादा होते हैं, वो अपनी जिंदगी अच्छे से बसर कर देते हैं। मगर इंडिया में अलाउंसेस इतने ज्यादा नहीं है, 400 500 1000 रुपया मिलता है, उससे तो एक हफ्ते का दूध भी नहीं आएगा। समझ की बात? The state also gives help to the workers in case of old age, disease and unemployment। तो अगर वेलफेयर स्टेट है तो ओल्ड एज में, जो ओल्ड एज है उसमें गवर्नमेंट पूरी की पूरी हेल्प करेगी। जैसे हमारे कंट्री में सीनियर सिटीजन्स को है कि सीनियर सिटीजन का कार्ड लो तो लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, या फिर डिजीज वगैरह लगा है तो आप सरकारी अस्पताल में जाके फ्री में करवा सकते हैं अगर आपका कार्ड आयुष कार्ड वगैरह बना हुआ है। और अनएम्प्लॉयड हो तो भी सरकार थोड़ा बहुत मुआवजा देती है, इतना ज्यादा नहीं देती क्योंकि हमारी कंट्री अभी उतनी ज्यादा डेवलप नहीं है यूएसए या यूके की तरह कि ज्यादा मुआवजा दे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। हर एक वेलफेयर स्टेट चाहती है कि उसकी कंट्री में गरीबी ना हो, तो ये भी एक मेन फंक्शन है। ठीक है, नो स्टेट कैन मेक प्रोग्रेस इफ इट्स सिटीजंस आर पुअर एंड आर नॉट एबल टू मीट एंड बियर नेसेसिटीज ऑफ देयर लाइव्स। कोई भी स्टेट जो है प्रोग्रेस नहीं कर सकती जब तक उसके जो सिटीजन्स हैं वो गरीब हैं और अपनी मिनिमम नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। पॉवर्टी इज अ कर्स, देयरफॉर इट शुड बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट to eradicate poverty, and the citizens may be well provided with the necessities of life like food, clothing and shelter। simple words में गरीबी जो है एक बद्दुआ की तरह है, एक कर्ज की तरह है, एंड ये सरकार की, स्टेट की ड्यूटी होनी चाहिए कि वो गरीबी को हटाए और ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करे जिससे कि मिनिमम नीड्स को पूरा किया जा सके, रोटी कपड़ा मकान की जो मिनिमम नीड्स हैं उसको पूरा कर सके। फॉर दिस पर्पज वेलफेयर स्टेट मेक्स वेरियस प्लान्स, creates employment opportunities, distributes free food
टू द पर्सन्स लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके लिए सरकार काफ़ी काम करती है। जो वेलफेयर स्टेट्स हैं वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती हैं, फ्री में खाना वगैरह प्रोवाइड करती हैं, चैरिटी वगैरह करती हैं। जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको फ्री में एजुकेशन, खाने की फैसिलिटीज़ या फिर सस्ते में अनाज वगैरह, सस्ते में सिलेंडर गैस का, इस टाइप की फैसिलिटीज़ देती हैं। नेक्स्ट आ जाता है इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ। हेल्थ भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हर एक वेलफेयर स्टेट चाहती है कि उसकी कंट्री में हेल्थ अच्छी मेंटेन रहे, ठीक है। हेल्थ इज़ द की टू हैप्पी लाइफ। हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी ज़िंदगी बहुत खुशनुमा रहेगी। दस thus for a happy and peaceful life health is prerequisite। फिर से वही लैंग्वेज चेंज करके कि अगर आपको हेल्दी और कंफर्टेबल लाइफ चाहिए तो ये एक मेन कंडीशन है, हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए। टू अचीव दिस गोल प्रेजेंट स्टेट एस्टैब्लिशेस हॉस्पिटल्स, ट्रेन्स डॉक्टर्स एंड मेक्स अवेलेबल देयर सर्विसेज टू द पीपल। इसलिए जो वेलफेयर स्टेट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो हॉस्पिटल्स खोलती हैं, डिस्पेंसरीज खोलती हैं, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देती हैं और ये सारी मेडिकल सर्विसेज अपने लोगों को अवेल करवाती हैं। द पीपल are inoculated against disease of an epidemic nature and arrangements are made for drinking pure water। सिंपल वर्ड्स में लोगों को मतलब मजबूत किया जाता है कि उनको डिजीजेस ना लगे। जैसे कोरोना के टीके क्या लगाए, कि कोरोना के टीके क्या है, कोरोना की इन्फेक्शन ही तो है, ताकि एक दो दिन वो बीमार रहेंगे तो इम्यून हो जाएंगे, फिर उनको कोरोना नहीं होगा। और प्योर वाटर प्रोवाइड कराते हैं, प्योर ड्रिंकिंग वाटर। एंड सैनिटेशन इज ऑल्सो कैरिड आउट इन विलेजेस एंड सिटीज बाय मॉडर्न स्टेट्स। तो मॉडर्न स्टेट्स हेल्थ को मेंटेन करने का भी पूरा जोर लगाती है, क्योंकि हेल्दी लाइफ होगी तभी लोग अपने जो है मतलब अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो मतलब खुद सोचो फिर काम कैसे चलेगा, पूरे के पूरी स्टेट में ही काम अच्छा नहीं चलेगा। नेक्स्ट, moral and social reforms। moral and social reforms में the aim of the state is the development of the individual and any obstacle in the path of this goal is sought to be eliminated by state। तो ओवरऑल वेलफेयर स्टेट का मकसद ये होता है कि इंडिविजुअल की डेवलपमेंट करना, और अगर कोई भी ऐसी चीज जो इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को रोक रही है उसको एलिमिनेट करना, खत्म करना, ठीक है। द सोसाइटी is infected by various moral and social diseases which stand in way of development of the individual। अब हमारी सोसाइटी में ऐसे कई मॉरल एंड सोशल डिजीजेज हैं जो डेवलपमेंट के रास्ते में आके खड़े हो गए हैं और हम उनके बारे में सोचे जा रहे हैं और डेवलपमेंट कर ही नहीं पा रहे हैं। इट इज ओनली आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ सच सोशल इविल्स दैट लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल कैन बी मेड प्रॉस्परस एंड हैप्पी। इन सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं इनको साइड पे कर देंगे, खत्म कर देंगे, तभी हम एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम, डॉरी सिस्टम और ह्यूमन और एनिमल सेक्रीफाइसेस आर द इविल्स ऑफ द सोसाइटी। ये सोसाइटी के इविल्स हैं एंड स्टेट स्ट्राइव्स टू एलिमिनेट दीज इविल्स, ठीक है। अब ये जो सारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं कि भाई दहेज देना, जिसको जहेज भी कहते हैं, ठीक है, तो चाइल्ड मैरिज कर लेना, ठीक है, या फिर 4-4 5-5 शादियां करके बैठ जाना, ये सारे सोशल इविल्स हैं और इनको एलिमिनेट होना चाहिए। समझ की बात, तभी हमारा देश कंट्री जो है और ज्यादा हैप्पीली जी पाएगा। टू प्रोवाइड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, हर एक वेलफेयर स्टेट चाहती है कि वो अपने सिटीजन्स को रिक्रिएशनल फैसिलिटीज दे। The present state also provides recreational facilities in order to make the life of its citizens happy and worth living। इसके लिए वो क्या करती है? To achieve this goal, the state makes arrangement of cinema houses, ठीक है, थिएटर वगैरह खोलती है, प्ले ग्राउंड्स खोलती है, पार्क्स एंड गार्डन्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ताकि लोग वहां जाके अपनी रिक्रिएशनल फैसिलिटीज कर सके और थोड़ा मौज मस्ती कर सके, ताकि वो खुश रह सके। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टू प्रोवाइड पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, ठीक है। The state also undertakes those projects and services which the individual is not able to undertake। सरकार वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है जो एक अकेला इंडिविजुअल इंसान या सिटीजन खुद के लिए क्रिएट नहीं कर पाता, ठीक है। द स्टेट मेक्स अरेंजमेंट ऑफ रेलवेज, एक जगह से दूसरी जगह खुद नहीं जा पाएगा क्योंकि उसके पास कार नहीं है या कुछ नहीं है, तो फिर उसके लिए रेलवेज खोल देगी, ट्रेनें चला देगी। पोस्ट ऑफिस की फैसिलिटीज, टेलीविजन की फैसिलिटीज, प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड रेडियो एटसेट्रा, ये सारी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, जिससे हमारी लाइफ और ज्यादा खुशनुमा हो जाती है। द अरेंजमेंट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेन ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा, तो ये तो रोड ट्रांसपोर्ट में ही आ गया, ट्रेन ट्रांसपोर्ट मैंने पता नहीं दोबारा क्यों लिख दिया। दे आर ऑल्सो मेड बाय द स्टेट। तो ये सारी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस हैं, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सरकार प्रोवाइड करती है वेलफेयर स्टेट्स में, और इससे भी लोगों की जिंदगी बहुत बेहतर हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर को भी डेवलप करने की पूरा जोर मारती है। क्यों? हमारा कंट्री तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है ना हमारी। बीइंग बीइंग इन प्राइवेट सेक्टर, एग्रीकल्चर is the concern of the individual, but the state also assures steady progress in the field of agriculture. वैसे तो एग्रीकल्चर प्राइवेट सेक्टर के अंडर आ जाता है। आम जो प्राइवेट किसान है वो एग्रीकल्चर का काम कर रहा है, सरकार थोड़ी ना कर रही है। सरकार थोड़ी ना व्हीट राइस वगैरह उगा रही है, ठीक है ना, प्रोड्यूस कर रही है, प्राइवेट बंदा कर रहा है। फिर भी सरकार इस पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस तवज्जो देती है। मेनी स्टेट्स इन द वर्ल्ड एक्सपीरियंस शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। ज्यादातर जो स्टेट्स हैं उनके पास फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज है। अब जब से ये रशिया यूक्रेन का चक्कर पड़ा है, तो यूक्रेन तो व्हीट का माहिर था, एक्सपोर्ट करता था, मगर अब एक्सपोर्ट कम हो गया या बंद हो गया कई जगह से, तो फिर क्या करेगी बाकी स्टेट्स जहाँ जो इंपोर्ट करवाती थी इनसे, उनका तो बैंड बच गया ना, उनमें तो जो है शॉर्टेज आ गई ना। Thus, it becomes essential to devote the progress of agriculture in various countries. तो ये हमारे आगे काफी ज्यादा जरूरी है कि हम जो क्या कहते हैं डिवोट करें ज्यादा से ज्यादा टाइम एग्रीकल्चर को। हम मतलब सरकार ज्यादा से ज्यादा डिवोट करे एग्रीकल्चर के प्रोग्रेस में, ज्यादा से ज्यादा वो नई नई पॉलिसीज लेके आए जो एग्रीकल्चर को मतलब बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हेल्प करती हैं। इसके लिए क्या होगा? बेटर सीड्स आर प्रोवाइडेड बाय द स्टेट फॉर हायर यील्ड्स। अच्छी नस्ल के बीज प्रोवाइड कराए जाएंगे। बेटर इम्प्लीमेंट्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोग्रेस आर मेड एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज एश्योर्ड टू रन द एग्रीकल्चर मशीनरी। तो सरकार बीजों के साथ साथ, सीड्स के साथ साथ एग्रीकल्चर मशीनरी भी प्रोवाइड करवाएगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रही है, ठीक है, लोन्स की फैसिलिटी वगैरह दे रही है, इस टाइप के काम। टू एस्टैब्लिश एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, acquaint the people with scientific agricultural methods, to send groups of farmers and scientists to the foreign countries to personally assess the progress of agriculture in the other states and the possibility of doing the same in their own country. तो सरकार क्या करती है? यूनिवर्सिटीज खोलती है और लोगों को नई नई चीजें उनको एक्वेंट कराती है, मतलब उनको नॉलेज देती है, या फिर अपने साइंटिस्ट को फॉरेन कंट्रीज में जाके भेजती है, जाके देख के आओ फलां फलां कंट्री में इतना अच्छा क्यों है, वहाँ की जो टेक्निक्स है वो हमारे यहाँ कंट्री में आके इम्प्लीमेंट करो। इस टाइप के काम भी करती है जिससे एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलेगा। गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड लोन्स ऑन ईजी टर्म्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोग्रेस। एग्रीकल्चर प्रोग्रेस के लिए ईजी टर्म्स में लोन्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, सस्ते रेटों पे गरीब किसानों को लोन्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ये मैंने उसमें बताया था, एग्रीकल्चर फाइनेंस के अंदर ये टॉपिक करवाया था, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टू मेक रेगुलेशंस रिगार्डिंग द ट्रेड एंड इंडस्ट्री। एक अच्छी वेलफेयर स्टेट रूल्स रेगुलेशंस बनाएगी ताकि ट्रेड और इंडस्ट्री अच्छे तरीके से चल सके, क्योंकि अगर रूल्स रेगुलेशंस नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा? वेलफेयर स्टेट मेक्स रूल्स रिगार्डिंग द ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। द वर्किंग आवर्स आर फिक्स्ड एंड ऑल्सो मिनिमम वेजेस। तो सरकार मिनिमम वेजेस के लिए और वर्किंग आवर्स के लिए एक मिनिमम जो वेज रेट फिक्स करती है और मिनिमम जो मैक्सिमम आवर्स ऑफ वर्क सेट कर देती है, ताकि मतलब मजदूरों से जबरदस्ती डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल काम ना कराया जाए, जैसा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान होता था, जब इंग्लैंड वगैरह में, जब यूके में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। द रेट, हमारे कंट्री में तो अभी भी डबल डबल काम करा देते हैं। द रॉ मटेरियल इज प्रोवाइडेड एंड द प्राइसेस आर फिक्स्ड फॉर द एसेंशियल कमोडिटीज। सरकार का ये काम भी है कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना सस्ते रेटों पे, और एसेंशियल कमोडिटीज की जो सप्लाई है उसको बनाए रखना और उनके प्राइसेस को फिक्स करना, ताकि मार्केट में एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस बहुत ज्यादा ना हो जाएं। इन ऑर्डर टू एनकरेज वेरियस इंडस्ट्रीज, द स्टेट मेक्स अवेलेबल लोन्स टू द इंडस्ट्रियलिस्ट्स थ्रू द वेरियस बैंक्स एंड कॉर्पोरेशंस। तो इंडस्ट्रीज को एनकरेज करने के लिए सरकार टाइम टू टाइम जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को या एंटरप्रेन्योर्स को टाइम टू टाइम सस्ते रेटों पे लोन्स देती रहती है। हर एक कंट्री में ऐसा होता है। नेक्स्ट 15 पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये भी वेलफेयर स्टेट का मेन काम है कि जो भी उसके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करे, उनकी वेस्टेज ना करे। द नेचुरल रिसोर्सेज आर अ ग्रेट एसेट ऑफ द स्टेट। ये एक दौलत है, किसकी? सरकार की, स्टेट की दौलत है, ये नेचुरल एसेट्स हैं ये हमारे, ठीक है। देयर these resources significantly contribute to the progress and development in the country. इन resources से हम अपने गवर्नमेंट को, हम अपने देश की तरक्की, हम अपने कंट्री की तरक्की कर सकते हैं और डेवलपमेंट के स्टेज को एक लेवल ऊपर लेके जा सकते हैं। द स्टेट डेवलप्स एंड प्रिजर्व्स द फॉरेस्ट्स, exploit the mineral resources and utilizes the water resources of the land for the benefit of the people. जो स्टेट है वो डेवलप भी करती है और प्रिजर्व भी करती है फॉरेस्ट को, और जो भी मिनरल्स विद इन द सॉइल है उनको जो है ज्यादा से ज्यादा उनको निकाल के उनको बेचती है, ताकि अब मिनरल्स में ऑयल भी आ जाता है ना। अब आपको पता है कि अरब कंट्रीज क्यों अमीर हुई हैं? वो इसलिए अमीर हुई हैं
कि वो अपने जो ऑयल है उसकी फुलर यूटिलाइजेशन कर पा रही हैं, समझ की बात। तो वो मैक्सिमम बेनिफिट करवाती हैं कंट्री के लिए। द स्टेट ऑल्सो एक्सप्लोर्स द वेन्यू एंड मेक्स अरेंजमेंट फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, सिल्वर, मिका, ऑयल, कोल एटसेट्रा। तो ये अरेंजमेंट्स करते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ के रिजर्व्स हैं उसको निकालना। जैसे अभी कश्मीर में भाई लिथियम के रिजर्व्स पाए गए हैं, एक आधी जगह और पाए गए हैं। अब वो सरकार देखेगी कि क्या उसको इकोनॉमिकली वायबल है कि उतनी मशीनरी निकाल लें। अगर उतनी मशीनरी लगा देंगे, उतना पैसा खर्च कर देंगे, उतना लिथियम निकला ही नहीं, तो फिर इकोनॉमिकली तो वायबल नहीं रहा ना। तो ये सारा अरेंजमेंट गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट आ जाता है टू मेक रेगुलेशंस रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के बारे में रूल्स रेगुलेशंस बनाती हैं वेलफेयर स्टेट्स, ठीक है। नो स्टेट इज सेल्फ सफिशिएंट, कोई भी स्टेट खुद सारा का सारा काम नहीं कर पाती। देयरफॉर ईच स्टेट इंपोर्ट्स आर्टिकल्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड सेंड्स देम द सरप्लस कमोडिटीज इन द अदर कंट्रीज। सिंपल वर्ड्स में, हम जो फालतू बनाते हैं वो दूसरी कंट्री को दे देते हैं, और दूसरी कंट्री जो फालतू बनाती है वो हम ले लेते हैं, क्योंकि हर एक कंट्री हर एक सामान नहीं बना सकती। Thus, the state has to make regulations for these exports and imports. इस वजह से जो स्टेट है उसको रूल्स रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे एक्सपोर्ट करेंगे और कैसे कैसे इंपोर्ट करेंगे। प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस के बिना ये चीज नहीं हो पाती। द स्टेट परमिट्स द इंपोर्ट ऑफ ओनली दोज कमोडिटीज विच आर इन शॉर्ट सप्लाई इन द स्टेट। जो स्टेट के अंदर जिन चीजों की कमी है उन्हीं को बाहर से मंगवाने का पूरा परमिट देती है। अगर वो चीज की कमी नहीं है फिर भी बाहर से मंगा रहे हो तो थोड़ा प्रोग्रेसिव टैक्स लगा देगी ताकि आप डिस्करेज हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इम्पोजिशन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। एक वेलफेयर स्टेट ने काफी वेलफेयर के काम करने होते हैं, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? टैक्सेस से। The state needs financial resources to undertake the various welfare projects of the people for the people, which the state does by way of imposition and collection of taxes. तो वही बात कि भाई सरकार को वेलफेयर के काम करने हैं तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स से आएगा। अगर आपको टैक्स का पूरा समझना है तो मैंने सरकार के बजट के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको देखनी होगी तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। The state also takes necessary steps to stabilize monetary position and to control inflation. साथ साथ सरकार को यह भी देखना है कि भाई इतना ज्यादा टैक्स ना लगा दे कि प्राइसेस बढ़ जाएं और इन्फ्लेशन वगैरह आ जाए। मॉनेटरी पोजीशन भी अपनी स्टेबल करके रखनी है, ठीक है, फ्लक्चुएशंस भी कम करनी है। इट ऑल्सो रेगुलेट्स बैंकिंग सिस्टम। सरकार बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है, रूल्स रेगुलेशन बनाती है बैंक्स के लिए। इंटरेस्ट रेट को फिक्स करती है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है वो जानना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। एंड बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स कितना होनी चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, उसको कंट्रोल करती है और प्रिंट करती है करेंसी अकॉर्डिंग टू नीड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सरकार ये सारे काम करती है ताकि वो अपने कंट्री को डेवलप कर सके, इनको अच्छे से कंट्रोल करती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लेबरर्स। लेबरर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मिनिमम वेज लॉज, मिनिमम जो मैक्सिमम आवर्स ऑफ वर्क, ऐसी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करती है ताकि वेलफेयर हो वर्कर्स की। To protect the laborers from their exploitation and to protect their interest is also the function of the welfare state. पहली लाइन तो वही लिख ली कि भाई उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाना और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ही वेलफेयर स्टेट का वन ऑफ द मेन काम है, ठीक है। टू अचीव दिस पर्पज द स्टेट फिक्सेस वर्किंग आवर्स एंड wages of the laborers, provides them facilities of rest, insurance and health, and also set up labor courts for the quick disposal of their disputes. तो गवर्नमेंट क्या करती है इसके लिए? वर्किंग आवर सेट करती हैं, वेज रेट सेट करती हैं, उनको फैसिलिटीज देती हैं, रेस्ट की, इंश्योरेंस की फैसिलिटीज देती हैं, और अगर उनका कोई डिस्प्यूट पड़ गया, लेबर डिस्प्यूट, तो लेबर कोर्ट्स खोली हुई हैं, वहां जाके आप, लेबर ट्रिब्यूनल्स खोले हुए हैं, वहां जाके आप मतलब अपने जो मामले हैं वो क्विकली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वैसे क्विकली सॉल्व होते नहीं है क्योंकि तारीख पे तारीख चलती है। In brief, the purpose of the welfare state is to look after the welfare of laborers and to ensure that they are not exploited. तो वेलफेयर स्टेट के मेन मकसद में ये भी आ जाता है कि जो लेबरर्स हैं उनकी वेलफेयर को देखना और देखना कि भाई उनको एक्सप्लॉयटेशन ना फेस करनी पड़े। नेक्स्ट आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। सिंस द पर्पस ऑफ द वेलफेयर स्टेट इज टू क्रिएट सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर द लिविंग ऑफ द पीपल। ये हमें सबको पता है कि एनवायरनमेंट को कंड्यूसिव बनाना है, सूटेबल बनाना है ताकि हर इंसान अपनी जिंदगी अच्छे से जी सके। इट ऑल्सो ट्राइज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम मोर एंड मोर डिग्रेडेशन एंड इट हैज बिकम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द वेलफेयर स्टेट। तो हर एक वेलफेयर स्टेट चाहती है कि जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, इसकी जो डिग्रेडेशन है वो रोकी जाए। समझ की बात? डे बाय डे द क्वांटिटी ऑफ पॉइजनस गैसेस इज इंक्रीजिंग इन द एयर। सबको पता है कि हवा में जो पॉइजनस गैसेज हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं ड्यू टू द ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स
the land has become poisonous and the vegetables and food grains which is grown in the land has also become unfit for human consumption. इतनी ज़्यादा पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, वो पॉइजनस हो चुके हैं और वेजिटेबल्स और फूड ग्रेन्स के अंदर पॉइजन ही पॉइजन भरा हुआ है। इसलिए तो आजकल छोटे-छोटे उम्र में ही कैंसर होना शुरू हो गया। The disease like cancer are spreading very fast. Pure drinking water has become a rare commodity. Pure drinking water मिल नहीं पाता, ठीक है? But the present day welfare state is making all out efforts to deal with such problems and it has become essential function of the welfare state. तो जो आजकल की contemporary welfare states हैं वो चाहती हैं कि इन सारी problems को solve किया जाए और environment को protect किया जाए, इसलिए आजकल pesticides वगैरह को discourage करती हैं वो। समझ की बात? Next आ जाता है establishment of healthy society. With the purpose to create healthy society, welfare state makes laws to check discrimination on the basis of caste, color, creed, religion and race etc. and enforces these firmly. तो हेल्दी सोसाइटी बनाने की कोशिश करती है, एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ आपका कलर ऐसा है या आपकी कास्ट ऐसी है या आपका धर्म ऐसा है, रिलीजन ऐसा है, उस चीज को खत्म करने की कोशिश करती है, ठीक है? बिसाइड्स दिस the state also makes provisions to eradicate social evils like dowry system, sati system, untouchability या misbehavior with the women and caste system. ये सारी की सारी जो social problems हैं इनको solve करने की कोशिश करती है. The state also creates awareness among the people through education and organizes them against social evils. तो social evils के against भी उनको organize इकट्ठा करके उनको बताती है, educate करती है कि ये समाज की बुराइयां हैं, इनसे हमें कैसे निकलना है. Next आ जाता है provisions of political equality. Political equality is an essential condition for the establishment of welfare state and the state without political equality cannot claim to be a welfare state. अगर किसी भी स्टेट में political equality है ही नहीं, हर एक को equal political chances मिलते ही नहीं है, chances to win election, chances to stand in the elections, right to vote, ये सारे के सारे political rights या political equalities नहीं है, तो welfare state किस काम की? तो हर एक welfare state चाहती है कि वो political equality को maintain करे. To establish political equality, the state provides for equal political rights to all. तो वो सबके बराबर political rights रखती है. All the citizens of the states are given the right to vote, right to contest elections, right to hold public office, right to criticize government, right to petition, राइट टू इन्फॉर्मेशन एटसेट्रा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. तो ये जितने भी पॉलिटिकल राइट्स हैं कि इलेक्शन में खड़े होना, इलेक्शन में जीतना, सरकारी नौकरी करना या फिर अपने वोट का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, कहीं पे धरना प्रदर्शन वगैरह, धरने धुरने देना, मुजाहरा वगैरह करना, तो ये सारे पॉलिटिकल राइट्स हैं, ये विदाउट डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेंट हमारे को प्रोवाइड करे. तो वो गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करेगी पॉलिटिकल राइट्स, वही वेलफेयर गवर्नमेंट मानी जाएगी, वही वेलफेयर स्टेट मानी जाएगी. ठीक है, अब कंक्लूजन कर लेते हैं क्योंकि पॉइंट तो बहुत ज्यादा हो गए हैं. The above given list of the functions of the welfare state is not complete in itself because a welfare state is concerned with the welfare of an individual from cradle to grave and is committed to make his life as comfortable as possible. तो सिंपल वर्ड्स में वेलफेयर स्टेट के जो ऊपर फंक्शन दिए हैं वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि वेलफेयर का काम जब बच्चा पैदा होता है और जब पालकी में होता है तब से शुरू हो जाता है और जब तक वो कब्र में नहीं जाता तब तक वो चलता ही रहता है. तो वेलफेयर के फंक्शन सरकार के खत्म नहीं हो सकते, मगर क्वेश्चन तो खत्म करना है ना, हमने इसीलिए पॉइंट्स भी खत्म कर दिए. A welfare state is not only concerned with the fulfillment of economic needs of an individual, rather it is concerned with his or her intellectual development also, and it does everything which makes possible for an individual to achieve the highest values of his life. तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करके सरकार वेलफेयर स्टेट होगी. इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड ओवरऑल ऑल राउंड डेवलपमेंट करेगी एक इंसान की, सिटीजन की, तभी वेलफेयर स्टेट मानी जाएगी. आई होप ये सारे फंक्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे. अगर क्लियर हो गए हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊंगा क्रिटिसिज्म ऑफ द वेलफेयर स्टेट. वेलफेयर स्टेट की बुराइयां क्या हो सकती हैं, ठीक है, खामियां क्या हो सकती हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर, बाय बाय.